हेलो एवरीवन, मैं एम प्रियंका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है हिस्ट्री के ऊपर, उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पहला जो हम लोग शुरू किए हैं वो क्लास 6 का एनसीईआरटी है, जिसमें हम लोग सेकेंड चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। ये सबसे पहला आपका यहाँ टॉपिक स्टार्ट होता है कि आरंभिक मानव क्यों थे। एक स्थान पे अस्थायी रूप से निवास नहीं करते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। उसके पीछे का रीजन क्या था। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि आखेट संग्रह किसे कहते हैं। आखेट खाद्य संग्राहक वर्ग, इनको नाम क्यों दिया गया था। क्योंकि आखेट का मतलब होता है शिकार करना। आखेट का मतलब क्या होता है। आखेटक, इसका मतलब होता है शिकारी। जो शिकारी करता है उसको कहा जाता है। खाद्य का मतलब होता है भोजन, और संग्रह का मतलब होता है उसको मतलब एकत्रित करना, संग्रह करना। तो ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो किस लोग के लिए किया गया है। खाद्य, आखिर खाद्य संग्राहक वर्ग किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। वैसे लोग जो उस टाइम में अपने भोजन के लिए शिकार करते थे, भोजन के लिए शिकार करते थे। दूसरा, खाद्य के लिए भोजन, अपने भोजन कहाँ से क्या क्या चीजें उपलब्ध कराते थे, क्योंकि वे जंगल पे आश्रित थे। जंगल में जो जानवर होते थे उनका वो शिकार करते थे, अपने भोजन के लिए करते थे। दूसरा, वो फल कंदमूल जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती थी, इन सभी चीजों का इस्तेमाल भोजन के रूप में करते थे, और कुछ समय के लिए उसको संग्रह भी करके रखते थे। जो ये आखेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग होते थे, वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों भटकते थे, क्यों घूमते थे, इसके कई कारण हैं। जो पहला कारण होता है, जो पहला कारण था वो ये था कि वे जो, अगर वे एक ही स्थान पर ज्यादा दिन तक अगर टिक जाते तो क्या होता कि जो पौधे होते थे उस जगह पे, फल होते थे या जानवरे होते थे, वो, क्योंकि वो जो खाद्य आखेट संग्राहक वर्ग के लोग होते थे, वे उस स्थान के जो भी उनके जंगल होती थी, जो जानवरे होते थे उस जंगल में, उसी पे निर्भर होते थे। लंबे टाइम पे टिकने का मतलब होता है कि वे उस स्थान के जितने भी कंदमूल या जानवर हैं वो धीरे धीरे वो खत्म होने लगता था, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल में लाते थे। और इस्तेमाल, लंबे टाइम तक इस्तेमाल करने के बाद वो जो रिसोर्सेस थे वहां पर, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता था। तो नए जगह की तलाश करते थे कि फिर नए जगह पे नए जंगल मिलेंगे, उनको नया शिकार करने के लिए अलग अलग जानवर मिलेंगे, फिर वहां पे जो भी कंदमूल है उनको प्राप्त होगा। तो इसलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, अपने भोजन की तलाश में, कह सकते हैं भोजन की तलाश में भटकते थे। दूसरा जो कारण है कि, हाँ दूसरा कारण देखिए, कि दूसरे कारण में कहता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन, जो भी वहां पर जंगली जानवर होते थे, वे अपने शिकार के लिए दूसरे जानवरों को वो खाते थे। तो अपने शिकार के लिए वे क्या होता था कि उस जानवर के पीछे, जहां जहां वो जानवर जाता था उसके पीछे वो शिकार करने के लिए उस जानवर को भागते थे। और जो मनुष्य उस जानवरों का शिकार करते थे, वे उनके पीछे उनको जाना पड़ता था। तो इस तरह से उस जानवर को पकड़ने के लिए, उस जानवरों का शिकार करने के लिए उनके पीछे जाना पड़ता था। जहां जहां वे जानवर जाते थे उसके पीछे ये लोग चले जाते थे। दूसरा रीजन ये हुआ, जानवरों के दूसरे स्थान पर जाने के कारण, जानवरों के स्थान पे जाने के कारण। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तीसरा आपका आता है कि यह, तीसरा कारण है कि पेड़ और पौधे तथा फल फूल अलग अलग मौसम
मौसम के हिसाब से भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे जो एक मौसम के बाद वो समाप्त हो जाती थी। जिस सीजन में उस पेड़ के फल का सीजन नहीं होता था वो वहां पर वो चीज प्राप्त नहीं होता था, इसलिए सीजनली एक मौसम के अनुसार भी उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। जिस मौसम में जिस स्थान पे जो चीज मिलती थी उसके लिए उनको जाना पड़ता था। तो थर्ड पॉइंट हम देख सकते हैं कि मौसम के हिसाब से, मौसम के कारण भी वे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। जिस मौसम में जो जो पेड़ पौधे उगते थे, जो फल फूल उगते थे, उसके कारण भी उनको जगह बदलना पड़ता था। जो चौथा आपका कारण है वो यह है कि पानी के बिना, पानी के भी तलाश में वे लोग जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि उनको पानी चाहिए ही, प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन उसी पर निर्भर होता है। और इसकी खोज में भी, क्योंकि जो भी जानवर ज्यादातर किस स्थान पे मिलते थे, जहां उनको पानी की सुविधा होती थी, जहां वो पानी पी सकते थे, वैसे स्थान पे ही उनको पेड़ भी मिलते थे। जहाँ पे पानी उपलब्ध होता है तो वहीं पे पेड़ भी लगेंगे, वहीं पे जानवर भी पानी पीने जाते थे। इसीलिए जो भी आखेट संग्राहक वर्ग थे, समुदाय के लोग थे, वो भी उसी स्थान पे रहते थे जहाँ पे पानी उपलब्ध था, पानी की उपलब्धता वाले स्थान पे, उपलब्धता वाले स्थान पे रहते थे। तो इस तरह से देख लिए, ये जो चार कारण है, मेन चार कारण, इसी के कारण जो शिकारी वर्ग होते थे वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे भटकते थे, इनका जीवन अस्थायी नहीं हो पाता था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो आरंभिक मानव, ये जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं ये चैप्टर में, इन सभी का मेन यही चार पॉइंट है, तो इस चार पॉइंट को आप ध्यान रखें। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, उनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो सबसे पहले हम देखें कि जो भी पुरातत्वविद थे, जो पुरानी चीजों की खोजबीन करते थे, उसकी जानकारी एकत्रित करते थे, वे क्या है कि उस टाइम की बहुत सारी वस्तुओं का के बारे में अपना जानकारी लेना शुरू किए। कैसे? जो आखेट खाद्य संग्राहक थे उस टाइम में किस तरह के औजार का इस्तेमाल करते थे, कौन सा पत्थर का इस्तेमाल करते थे औजार के रूप में, लकड़ी और हड्डियों का भी इस्तेमाल औजार के रूप में करते थे। तो उस टाइम के औजार से उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती है, क्योंकि वो औजार क्यों बनाते थे, उस औजार के माध्यम से ही वे जानवरों का शिकार करते थे। उनके औजार किस तरीके के थे, तो ये या तो पत्थर के बने होते थे या लकड़ी के। और बहुत टाइम में क्या होता था, बड़े जानवरों की जो हड्डियां बचती थी उसका भी ये लोग औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। इससे पत्थर के औजार ज्यादातर जो मात्रा में अभी हमें मिल रहा है वो है आपका पत्थर के औजार। ये काफी लंबे टाइम तक भी टिक के रहा है। अगला हम देखते हैं कि इनमें से कुछ औजारों का उपयोग ये फल फूल को काटने के लिए किए करते थे। इन औजारों का इस्तेमाल किस किस चीज में किया करते थे, तो फल फूल काटने के लिए, पेड़ को काटने के लिए, जो जानवरों को मारते थे उनके मांस को काटने के लिए, पेड़ की छालों को काटने के लिए, फिर जानवरों की खाल को उतारने के लिए, इन सभी चीजों के लिए ये लोग जो हथियार होते थे, औजार होते थे, उनका इस्तेमाल करते थे। इनके औजार किस तरीके के थे, हड्डियां या लकड़ी के मुट्ठे लगा हुआ भी औजार होते थे। बहुत सारे ऐसे औजार बनाए जिसका हैंडल बना होता था। वे हैंडल किस चीज की बनी होती थी, या तो लकड़ी की बनी होती थी या ज्यादा टाइम हड्डियों की भी उसके मुट्ठे लगे होते थे। कुछ औजार से लकड़ी काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग किस लिए किया जाता था, तो लकड़ी से ईंधन बनाया जाता था, ईंधन मतलब जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर साथ में उस लकड़ियों का वो लोग अपने रहने के लिए झोपड़ियां तैयार करते थे, उससे औजार भी बनाते थे। इस तरह से लकड़ियों का ये लोग इस्तेमाल करते थे। आगे हम देखते हैं कि ये जो मैप दिया हुआ है इसमें ऐसे पूरा स्थल के बारे में दिया हुआ है। पूरा स्थल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानेंगे कि पूरा स्थल होता क्या है। तो ये पूरा स्थल ऐसे, यहाँ पे जो लाल ये दिया गया है डॉट मार्क, ये हमें दर्शाता है पूरा स्थल के बारे में जानकारी देती है। ये जितने भी लाल वाला डॉट जो ट्रायंगल बना हुआ है उससे हमें उस स्थान के पूरा स्थल की जानकारी मिलती है। तो पूरा स्थल होता क्या है, तो
पूरा जहां पर आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। ये जो लोग थे, शिकारी वर्ग जो थे, शिकारी खाद्य संग्राहक वर्ग जो थे, वे कहाँ कहाँ रहते थे उस टाइम में, किस किस स्थान पर इनके रहने का की जानकारी मिलती है। तो पहला यहाँ आप देखेंगे, तो ये जो जगह है उसका नाम है आपका भीमबेटका। पहला जो जगह है वो है आपका भीमबेटका। ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका है। दूसरा आपका कुरनूल की गुफा है। यहाँ भी पूरा स्थल मिले हैं, इस टाइम के लोगों के रहने का स्थल हमें मिलता है। एक भीमबेटका है, दूसरा आपका हुलसी है, तीसरा आपका कुरनूल की गुफाएं हैं। यहाँ इन इन जगहों पे हमें उस टाइम के जो शिकारी खाद्य संग्राहक वर्ग के लोग होते थे उनके रहने के साक्ष्य मिले हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग क्या देखेंगे कि खाद्य संग्रह, ये लोग जो थे वो कई पूरा स्थल नदी के किनारे मिलते हैं, नदियों के किनारे मिलते हैं। नदी के किनारे मिलने के कारण क्या होते हैं? आप देखिए यहाँ पे ये कुछ चित्र बनाई गई है, यहाँ पे कुछ पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक आदमी का एक जानवर का शिकार करते हुए दिखाया जा रहा है कि वो उस जानवर को पकड़ रहा है। ये किस स्थान का है? ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये गुफा चित्रकारी बताई गई है। ये एक शैल चित्रकारी है। शैल मतलब पत्थरों पे जो चित्रकारी की जाती थी उसका ये चित्र वर्णन किया गया है, शैल चित्रकारी है। ये किस स्थान को दर्शा रहा है, किस स्थान की ये विशेषताएं हैं? कुछ पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग ऐसा जगह रहते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिलते थे। तो ये जो पूरा स्थल मिला है, तो ये किन कारण से इसी स्थान पे ये जो शिकारी खाद्य संग्राहक वर्ग के लोग होते थे वो इसी स्थान को क्यों चूज करते थे? सबसे पहले वहां पे उनको पानी की सुविधाएं मिली, वहां उनका रहना आसान हो गया। दूसरा वो पत्थर भी उनको मिलना स्टार्ट हुआ जिससे वे औजार बनाते जानवरों को मारने के लिए या अपने शिकार करने के लिए या और भी बहुत सारे कार्य के लिए वे जो औजार बनाते थे वो भी वहां पे मिल जाता था। इसलिए लोग ऐसे जगह पे रहना ज्यादा पसंद करते थे जहां पे उनको आसानी से अच्छे पत्थर मिल सके। यहाँ ये जो दिखाया गया है इसमें क्या लिखा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। ये जो गुफाएं हैं उनके दीवारों पर चित्रकारी मिली है। इन चित्रकारी का मतलब क्या है? ये कहाँ की गुफाएं हैं? ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ये गुफा चित्रकारी जो है वो कहाँ पर मिला है। तो इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण आपको मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में की गुफाओं पर मिलता है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहाँ आप इस पिक्चर से देख सकते हैं। तो ये जो आपका मध्य प्रदेश है उसमें कौन सा स्थान आता है? आपका भीमबेटका आता है, आधुनिक मध्य प्रदेश को कहा जाता है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश से सुरक्षा मिलती थी, बारिश से बचते थे, धूप से बचते थे, हवाओं से बचते थे, चाहे और जंगली जानवरों से भी बचते थे, मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास स्थित है। ये जो आपका भीमबेटका का गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं हैं वो आपका नर्मदा नदी के तट पर है। अब अगला हम देखते हैं कि पूरा स्थल कहते किसको है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है या स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उस पे हम टिक कर देते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिले हैं। जो भी पुराने उस टाइम के जो औजार होते थे या जो बर्तन इस्तेमाल करते थे या इमारतें जो उस टाइम की थी, अतीत काल की जो प्राचीन काल की जो भी इमारतें, बर्तन, जो जो चीजें इस्तेमाल होती थी, उन उस वस्तुओं के अवशेष अब वो पूरा ओरिजिनल रूप में नहीं है, अब वो टूट के बहुत लंबे टाइम के बाद वो दब के जो अवशेष उनका प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस स्थान को क्या कहते हैं? पूरा स्थल कहते हैं, जहां से पुरानी चीजें हमें मिलती है। ऐसी वस्तुएं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया होगा और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया होगा। जो भी
लोग होते थे उस टाइम में, धीरे धीरे टाइम बीतते गया, लाखों हजारों वर्ष बाद क्या होता था कि जो चीज इस्तेमाल करते थे वो वहीं छोड़ के चले जाते थे। तो ये क्या होता था, ये सभी सभी जो चीजें होती थी वो या तो जमीन के अंदर दब जाती थी, या फिर यह जमीन के ऊपर भी बहुत सारे पुरातात्विक चीजें मिली हैं, वस्तुएं मिली हैं। कभी कभी वहां पे पानी का बहाव आ जाता था तो वो समुद्र के नीचे चली जाती थी, नदियों के तल में चली जाती थी। तो इसलिए जब भी खुदाई होता है पूरा स्थल का, तो वो स्थल पे भी होता है और पानी में भी होता है। इन दोनों ही स्थानों से बहुत सारे पुरातात्विक वस्तुएं हमें मिलती है। आग की खोज के बारे में कहा जाता है कि उस टाइम में क्या आग की खोज हो गई थी। तो ये हम जो मानचित्र पिछले पॉइंट में देखे हैं, उसमें आपका कुरनूल गुफा था। कुरनूल गुफा आपका कर्नाटका स्टेट में पड़ता है। प्रेजेंट में वो कर्नाटका है। कर्नाटका में कुरनूल गुफा है, जहाँ पे ये पूरा स्थल भी मिले हैं। वहां से राख के अवशेष मिले हैं। राख का मतलब क्या हुआ, जो भी जला हुआ, आग को जब जलाते हैं, जो लकड़ियां जलाते हैं, वो जलने के बाद का जो पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, राख कहते हैं। तो उसके अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या होता है कि उस टाइम के जो भी लोग थे, आरंभिक लोग जो थे, वे आग जलाना सीख गए थे। जब तक वो आग का इस्तेमाल नहीं करते तब तक वहां पे राख का कोई अवशेष नहीं मिलता। इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया करते थे, और वो आग का इस्तेमाल किन किन कार्य के लिए करते थे, तो आग से उन जब प्रकाश निकलता था, रोशनी होती थी, उससे उसके लिए करते थे, क्योंकि वो लोग गुफाओं में रहते थे, गुफा काफी अंधेरा होता था, इसके लिए भी वो लोग आग का आविष्कार किए। आग के आविष्कार से उनको आप प्रकाश मिलना स्टार्ट हुआ। जो आग होते थे उससे वो जो जानवरों को मारते थे उनको वो पकाना स्टार्ट किया। अब वो कच्चा नहीं खाते थे, अब उसको पका के खाते थे। दूसरा, जो खतरनाक जानवरें होती थी उसको आग के द्वारा वो दूर भगाते थे। जब भी वो गुफा के नजदीक आता था तो वो लोग आग का इस्तेमाल करते थे, जिससे वो जंगली जानवर उनसे दूर भागते थे। इस इन सभी चीजों के लिए आग का इस्तेमाल हुआ। अब हम देखते हैं कि नाम और तिथियां के बारे में पढ़ेंगे कि जो ये सारी घटनाएं जो आरंभिक काल की है, इनको कौन सा नाम दिया गया था। आरंभिक काल को, आरंभिक काल को पूरा पाषाण कहा गया है। पाषाण काल या पूरा पाषाण काल कहा गया है। पूरा पाषाण काल का मतलब क्या होता है, पूरा का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन, प्राचीन, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ये दो चीजों से बन के ये पूरा पाषाण काल बना है। इसमें यह नाम पूरा पाषाण से प्राप्त है। पत्थर और औजारों के महत्व को भी बताता है। ये पूरा पाषाण हमें उस काल के जो भी पत्थर के औजार थे उसके बारे में भी जानकारी देती है। इस काल की शुरुआत कितने वर्ष मानी जाती है, पूरा पाषाण काल जो है ये आपका 20 लाख वर्ष, 20 लाख से पहले से लेके 12,000 साल पहले के दौरान का है। ये टाइम पीरियड है आपका पूरा पाषाण काल का। इन पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आपका हो जाता है आरंभिक, आरंभिक पूरा पाषाण। दूसरा हो जाता है आपका मध्य, मध्य पूरा पाषाण। और तीसरा हो जाता है आपका उत्तर पूरा पाषाण काल। यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर पूरा पाषाण काल। ये 3 भाग में डिवाइड किया गया है। अब ये तीनों भाग का भी टाइम पीरियड दिया गया है। ये जो आपका आरंभिक है वो आपका 12,000 वर्ष से लेके 10,000 वर्ष माना गया है। ये आपका, इस काल में क्या होता है आपको दिखा, सबसे पहले आप देखेंगे कि जो उत्तर पूरा पाषाण काल है, आरंभिक की बात करें सबसे पहले,
तो आरंभिक पूरा पाषाण काल जो होती थी, जिसका टाइम पीरियड आपका 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल में जो पाषाण की औजारें होती थी वो बहुत ही छोटी होती थी। इसको इसलिए माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथिक या लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्राय इन औजारों की हड्डियों या लकड़ियों के मुठ्ठे या हंसिया जो मेन मेन है, वो आपका है हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं इस काल से। साथ साथ पूरा पाषाण युग जो है ना, वो औजार भी इसी दौरान में बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत कब से कब तक है? आपका जो मध्य काल का है वो 10,000 साल से पहले का माना जाता है। ये इस काल, ये तो नवपाषाण काल की बात आ जाती है। नवपाषाण काल जो अभी उसके बाद जो चल रहा था उसकी बात कही गई है। अब आ जाते हैं, ये तो काल का विभाजन किया गया है। ये काल का सबसे लंबा जो टाइम पीरियड चला है आरंभिक काल को, वो आपका पूरा पाषाण काल है। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि पूरा पाषाण काल में ही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। सबसे लंबा जो टाइम पीरियड था वो पूरा पाषाण काल का ही था। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं कि लोग इनमें जो मध्य पाषाण काल आया, सबसे पहले हम लोग पूरा पाषाण काल देखें, उसके बाद आ जाता है नव पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल। पहला पूरा पाषाण, दूसरा आपका मध्य पाषाण, और तीसरा आपका आ जाता है नव पाषाण। ये तीन काल हैं। इसको तीन भाग में डिवाइड किया गया है, जो कि हम बता चुके हैं। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल। इस काल की क्या विशेषता है कि इस टाइम तक आते आते जो आपका जो जलवायु है उसमें काफी परिवर्तन आने लगे। इस काल तक आते आते जलवायु में काफी परिवर्तन देखने को मिला। यहाँ देखिए, 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में काफी परिवर्तन हुआ। जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी, और गर्मी के बढ़ने के कारण कई क्षेत्रों में घास के मैदानें उगने लगी, जिससे जो जानवरें होती थी उनके लिए काफी उनके भोजन का उपलब्ध होना आसान हो गया। और इसके कारण जो जानवरों की संख्या थी उसमें काफी वृद्धि हुई। अब जानवरों, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे, वे भी इनके पीछे आए, और इनसे खाने पीने के आदतों और प्रजनन के समय की जानवर का हासिल करना, उनके पालने की एक तरह से किस तरह से पाला जाता है उसकी जानकारी ये लोग लेने लगे। तब लोग इन जानवरों को पकड़ते और अपनी जरूरतों के अनुसार पालने की बात करने लगे थे, और वो अब इसको पालतू बनाना सीखने लगे थे। इस टाइम में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता था। अब हम लोग देखते हैं कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। शुरुआत हमारा शिकारी से हुआ था, वो लोग सिर्फ जानवरों का शिकार करते थे। अब मध्य पाषाण काल में आने के बाद वो उसको पालतू बनाना स्टार्ट किए। और अब देखेंगे थर्ड में, नव पाषाण काल तक आते आते खेती और पशुपालन दोनों ही कार्य शुरू हो गया। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने शुरू हो गए। अब जो महिलाएं होती थी या पुरुष और बच्चे होते थे, वे बच्चे ने इन अनाजों को भोजन के रूप में इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। और साथ ही साथ क्या हुआ कि वो उसको उगाने की प्रक्रिया भी सीखना स्टार्ट कर दिए, कि अब ये फसल वो कैसे उगाएंगे, किस टाइम में ये फसल पक जाता है, किस टाइम में इसको खाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये इस धीरे धीरे मतलब खेती बाड़ी करना धीरे धीरे स्टार्ट किए। अब इस प्रकार वो धीरे धीरे क्या बन गए, कृषक बनते चले गए। शिकारी से अब वो लोग कृषक बनते चले गए। इसी तरह लोग ने अपने घरों के आसपास क्या करते थे, चारा लगाते थे। चारा जो पशुओं की भोजन होती है, तो वो चारा लगाते थे, और जानवरें इन चारों को देख के आकर्षित होते थे, और वे एक जगह उस स्थान पे आना स्टार्ट करते थे। जैसे ही वो जानवर उस स्थान पे आते थे, लोग उनको अपने घर में उसको पालना स्टार्ट किया, इन जानवरों को पालना स्टार्ट किया। इस जानवर में पालने वाला जो सबसे पहला जानवर हुआ, वो आपका कुत्ता था, जो जंगली पूर्वज था। उसी को सबसे पहले पाला गया। उसके बाद धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर इन जैसे जानवरों को पालना स्टार्ट किया गया।
ज्यादातर अक्सर लोग अन्य जानवरों का आक्रमण से इनकी सुरक्षा के लिए करते थे, और इसी तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी बन गए। तो ये जो हमारा टॉपिक था, इसमें हम लोग देखें क्या कि सबसे मेन मेन जो चीजें हमें इसमें सीखने वाली है वो ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम नोट डाउन भी कर दिए हैं, कि पहले जो आरंभिक लोग थे वो कैसे समुदाय से बिलोंग करते थे। तो सबसे जो आरंभिक लोग थे वो अ, आखेट खाद्य संग्राहक वर्ग थे, जो शिकार पे ही निर्भर थे, भोजन को जंगलों से के उत्पाद पर निर्भर थे। तो इस तरह से वो स्टार्टिंग उनका देखते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, वो भोजन की तलाश में पहले तो इधर उधर भटकते थे। धीरे धीरे उनको समझ में आने लगी कि किस स्थान पे वो अस्थायी हो सकते हैं, जहाँ पे वो लोग औजार का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। फिर आरंभिक जो जानवरें होती थी, पहले तो औजार बनाना सीखे, फिर जानवरों का फिर अपने लिए निवास स्थल ढूंढे। फिर पूरा स्थल की बात आती है कि लोग वैसे ही स्थान पर क्यों रहते थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल के लोग थे, जो आरंभिक लोग थे, जो शिकारी वर्ग थे, वो किन किन स्थानों पे बसना स्टार्ट किए। तो आपका उत्तर प्रदेश का भीमबेटका स्थान आप देखते हैं, कुरनूल देखते हैं, आपका हुलसी है, ये सब स्थान पे पूरा स्थल मिले हैं, उस टाइम के लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग इसलिए रहते थे कि वहां पर नदी और झीलों के किनारे पर ये सारे स्थान पाए गए हैं। उसके बाद इन लोगों को वहां पे पत्थर भी आसानी से मिल जाते थे, जिसका ये लोग औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे, पत्थरों का औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे। जो आपका ये चित्र दिखाया गया, सरल चित्रकारी भी करने लगे, वहां गुफा बनाने लगे, गुफा जिसके अंदर ये लोग रहते थे उस पे वो लोग चित्रकारी भी करने लगे। तो ये धीरे धीरे इनका दिखाने लगा कि फिर वो लोग आग का निर्माण किए, आग जलाना सीख लिए। आगों का वो लोग अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल करते थे, भोजन पकाने के लिए, रोशनी के लिए, और जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए। फिर आपका ये टाइम पीरियड आता है कि ये जो आरंभिक काल है उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये पाषाण युग है। और इसमें हमें पाषाण युग है, उस टाइम के जो भी पत्थर के औजार मिले, इन सभी चीजों की विशेषता हमें इस काल में देखने को मिलती है। हर काल का अपना अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जानिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लोग कैसे खेती बाड़ी, पशुओं को पालना स्टार्ट किए, फिर खेती बाड़ी करना स्टार्ट किए, फिर पशुपालन। ये धीरे धीरे करके उनका जो जीवन था वो एक तरह से अस्थायी होते चला गया। तो ये हमारा ये टॉपिक था, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे, इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।